तो ड्रिप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, नॉर्मली फार्मूले की बात करें तो इसको लिखते हैं वी डी से। वी डी इक्वल टू होता है माइनस ई टॉ अपॉन में एम। ये फार्मूला होता है ड्रिप वेलोसिटी का। और मान लीजिए जैसे हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी। मैं बता रहा हूँ जैसे कोई एक वायर है, एक वायर सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहेगी और रैंडम डायरेक्शन में होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इलेक्ट्रॉन, चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा हो या करंट फ्लो ना हो रहा हो। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो सकती है, इस तरह से करके। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसकी वेलोसिटी u3 है, और इस तरह से इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में है, और ये रैंडम मोशन में चल रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में है। कब? जब आपने इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, इट इज नॉट कनेक्टेड, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। हाँ जी, कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी। इस तरह से ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एवरेज इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब मान लो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, इस एवरेज वेलोसिटी जो होगी, तो ये क्या होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे एक की वेलोसिटी मैंने यहाँ पे दिखाया, आपको u1 माना है, दूसरे की मैं u2 ले रहा हूँ, तीसरे की इसी तरह से u3, और सो ऑन। चूँकि मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस कंडक्टर में कंसीडर किया हुआ है, तो लास्ट nth इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो un होगी अपॉन में n। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, और इसको मैं एक बॉक्स में इसको मैं डाल देता हूँ समझने के लिए। देखेंगे क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, इस बॉक्स में क्यों डालने चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन होना है। और एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब इस सब को आपने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, चूँकि आपने बोला यहाँ पे खुद से, आपने इस बात को एडमिट किया है कि इस रैंडम मोशन में जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से ये कनेक्टेड नहीं होता तो इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द nth electrons before connecting the any external source must be equal to 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। नाउ दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द एनी एक्सटर्नल सोर्स। बैटरी से कनेक्ट कर दो इस एक्सटर्नल सोर्स को। अब आप, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा आपका, फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया इस कंडक्टर को, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैं एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये लो, मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स से इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक टर्मिनल्स इधर और दूसरा टर्मिनल्स ये, और इसको मैं बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो
जब मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, मान लो कि ये एक को पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से, बड़ा वाला पॉजिटिव से दिखाए और छोटा वाला इस तरह से नेगेटिव से दिखाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव से जाता है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। और आपको अच्छे से पता है साइन कन्वेंशन से कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया, सारा इलेक्ट्रॉन अपने आप ओरिएंट हो गया। इसकी ओरिएंटेशन से आपको पता चल रहा है कि सारे जो रैंडम डायरेक्शन में था वो सब एक डायरेक्शन में आ चुके हैं, और वही इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी पहले u1 हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गया है। वही इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अब आपके लिए ये u2 ये v1 है। पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, अब इसकी वेलोसिटी जो है ये v1 है, और दूसरी वेलोसिटी यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये वाला, तो इसकी वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ, इसकी v3। क्योंकि इसमें भी अभी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रही होगी वो vn की रही होगी। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो किस तरह की होगी, वो बात कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है, तो v एवरेज वहाँ पे वो था एक तरह से इनिशियल एवरेज, ये फाइनल एवरेज है। तो ऑब्वियस सी बात है ये v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn, ये n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी अपॉन में n। तो ये आ गया, और इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। और आपको ये भी अच्छे से पता है यहाँ पे कि v1 जो होता है वो क्या होगा। देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको पता है कि v1 इक्वल टू होता है v इक्वल टू u प्लस at, तो u1 प्लस a। अब a जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है सबका एक्सेलरेशन a हो चुका है, तो इसकी एक्सेलरेशन सब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। और v1 फाइनल वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u1 थी। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक चीज और रही होगी, उसकी बात यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये टाउ1 को मैं बोलता हूँ, टाउ जो है इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये वो रिलैक्सेशन टाइम है जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इसके इनिशियल पोजीशन से, इस तरह के इनिशियल पोजीशन से उस पोजीशन में आने के ड्यूरेशन में ये कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड किया होगा, और जब कोलाइड किया होगा एक इंस्टेंट के लिए तो वो रेस्ट में आ गया होगा एक इंस्टेंट के लिए। जैसे कि आप किसी बॉल को अगर वॉल पे हिट करते हो तो बेशक आपको दिखाई नहीं देता, इतना कम टाइम इंटरवल होता है, तो बॉल इंस्टेंटली सेपरेट हो जाता है वॉल से, बॉल जो होता है। लेकिन कांटेक्ट में आया तो सही था, चाहे वो एक सेकेंड का कितना भी पार्ट रहा हो, एक सेकेंड का 10वां पार्ट रहा हो, एक सेकेंड का 20वां पार्ट रहा हो, लेकिन कांटेक्ट में तो आया था। तो जितने समय के लिए वो कांटेक्ट में आया, उसी तरह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन में थे और जब आपने उसको उसमें टर्मिनल्स उसके कनेक्ट कर दिया आपने, तो टर्मिनल्स कनेक्ट करने के बाद ही क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेट इस तरह की पोजीशन से आने, इस तरह की पोजीशन में v1 के पोजीशन में आने के ड्यूरेशन में वो एक दूसरे से कोलाइड किया होगा, और उसके बाद तब जाके एक तरह से ओरिएंट हो चुका होगा, एक लीनियर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया होगा। तो जो वो कोलाइड हुआ है उस डायरेक्शन में जाने में जो टाइम लगा उसको कॉलिजन के ड्यूरेशन में, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ1 रहा होगा। मतलब सिर्फ रेस्ट पोजीशन से वो किसी और इलेक्ट्रॉन के पास जाके जब कोलाइड हो रहा है तो उससे लेके कोलिजन तक में जो टाइम हो गया वो हो गया रिलैक्सेशन। जी हाँ, जितना देर वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट में रहा होगा कॉलिजन के ड्यूरेशन में। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए v2 इक्वल टू u2 प्लस
a tau 2, एक्सलेशन सबका सेम है, v3 इक्वल टू u3 प्लस a tau 3 एंड सो ऑन अप टू n इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो vn इक्वल टू un प्लस a tau n। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये v एवरेज जो फाइनल v एवरेज है इसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ, v1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ u1 प्लस a tau 1, ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस u3 प्लस a tau 3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन, प्लस करके un प्लस a tau n। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सबकी वैल्यू को मैंने लिख दिया है और अपॉन में n भी लिखना है, तो अपॉन में n। अब थोड़ा सेपरेट भी कर लेते हैं, सेपरेट क्या करना है वो देखो आप, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, मतलब आपने यहाँ से u1 u2 u3 और un इस सब को आपने सेपरेट किया और इसके साथ अपॉन n आपने अलग से यहाँ पे लिख दिया, प्लस a तो सबके में कॉमन है, बाकी ये जो पार्ट आप देख रहे हो a tau 1 a tau 2 a tau 3 तो ये सब में कॉमन है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे tau 1 a कॉमन लेके tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau n। tau आपका रिलैक्सेशन टाइम है, अपॉन में इसके लिए भी डिनोमिनेटर में आप n डाल दो, ठीक है। और आपने शुरू में ही देखा कि ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n जो एवरेज वेलोसिटी थी वो सम, और ये जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आया था आपके पास 0 आया था, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपको ये सारे वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये भी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो 0 प्लस अब ये जो आपका टर्म्स है इसको आप लिखने जा रहे हो, ये आपके पास a, और देखो ये पूरा जो टर्म है ना इसको मैं सिर्फ tau लिखूंगा, मतलब v एवरेज इसको मैं tau लिख रहा हूँ क्योंकि tau जो है ये एक तरह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ की इसकी जगह पे आप tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau n अपॉन में n, अपॉन में यहाँ पे n लिख दो आप, इसको मान लिया आपने कि दिस वन इज इक्वल टू tau, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आपने tau की रखी है और तब आपके पास जो टर्म्स आ रहा है वो आ रहा है v इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू a इंटू tau। लेकिन अभी कुछ काम और भी बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, वो कुछ ये ऐसा है कि भाई आपको अच्छे से पता है कि F फोर्स जो होता है F इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा उसमें F इक्वल टू Q इंटू E, या E इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी आपने स्टडी किया होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल इस तरह से भी आपने स्टडी किया है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस Q की जगह पे, ये जो Q है चूँकि मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो यहाँ पे Q की जगह पे मैं E का इस्तेमाल करूँगा जो निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे मैं माइनस E इंटू E लिख रहा हूँ QE की जगह पे, और ये M इंटू A। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास देखो A इक्वल टू कितना आ रहा है, A इक्वल टू टर्म्स आ रहा है हमारे पास माइनस E कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन में M, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हाँ अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ वी एवरेज में। तो ये हो गया आपके पास माइनस ई अपॉन एम और इनटू में डॉ, और यही आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला दे देता है, राइट। हमें तो रिलेशन क्या दिखाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके बीच के आई इक्वल टू एन ई वी डी है, यही दिखाना है ना रिलेशन। हाँ, तो ये रिलेशन को देखने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप लिख सकते हो कि एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ई इक्वल टू वी बाय एल। वी क्या है, जो पोटेंशियल मैंने सेट किया है, यहाँ पे जो बैटरी लगाई है ये वी है ना। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो आप। हाँ पोटेंशियल। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ लेट एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक। ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया आपका। और तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितना होगा, अगर पूछा जाए कि बताओ जी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो वो बताना पड़ेगा आपको। आप बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में। हाँ, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उससे ई की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब वी इनटू एम अपॉन डी। देखिए इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले इसके वॉल्यूम को देखना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ए इंटू एल, पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर स्क्वायर तो मतलब ए ही हो गया, हाँ वही यही हो गया। इंटू एल, और इंटू मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ एन से मल्टीप्लाई, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो इस वॉल्यूम में है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस वॉल्यूम में है। हाँ, ये होगा तभी ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, ठीक है। ओके। और ई जो है, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का चार्ज इतना है, तो इसका मतलब अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए, तो मतलब टोटल चार्ज कितनी फ्लो हो रही है ये बात की जाए, तो Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। हाँ तो N तो टोटल इतना है, N A L के इक्वल है, NaL के इक्वल है। हाँ इंटू ई हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ठीक है। तो ये आ गया आपका, और इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे बोला था शुरू में ही, टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक लेंथ, पूरा लेंथ को कवर करने में, ये पूरा लेंथ कवर, एल लेंथ को कवर करने में एक एंड से दूसरे एंड में, मान लो टी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टाइम टेकन बाय चार्ज, टाइम टेकन बाय चार्ज, चार्ज कितना टाइम लेगा उस पे देखना है आपको। तो आप कैसे देखोगे आप इसको, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू, Q इज इक्वल टू आई टू एल, टी इज इक्वल नहीं टू। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बात करेंगे, टी इक्वल टू सिंपल सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूले की बात करें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरह का। अच्छा अच्छा। हाँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। हाँ तो मतलब एल तो डिस्टेंस हो गई।
हाँ, तो एल आपका क्या है? एल डिस्टेंस हो गया आपका। हाँ एल डिस्टेंस हो गया। जो ऊपर में लेंथ उसके लिए आप देख रहे हो, तो ठीक और है। फिर एल वेलोसिटी। एल ले लिया मैंने, और अपॉन हाँ वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ तो मतलब जहाँ पे वो माइनस ई इंटू ई अपॉन एल। फिर ये कौन टाइम ले रहा है? टाइम टेकन बाय द चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर। ओके ओके। अक्रॉस द कंडक्टर, राइट। हाँ तो एल, ठीक है, एल अपॉन वी डी ले लिया आपने। इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। और अब देखो आप यहाँ पे, आपने बताया स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब मेरे पास क्यू भी है और टी भी है, टी भी है, बस वैल्यूज पुट करेंगे बस वैल्यू पुट करनी है। तो एन ए एल इंटू इंटू ई अपॉन एल अपॉन में वी डी। एल अपॉन वीडी एल एल कैंसिल कर दूं मैं, तो ये क्या हो गया? एन ई, ए ई वी डी। हाँ, ए वी डी। तो याद रखने के लिए जैसे मैंने बताया नेवडा, आई इक्वल टू एन ई वी डी ए नेवडा, बस ये रिलेशन हो गया। अब इसी में पूरा अच्छा चलो आप पहले बता। हाँ, इसी में जैसे करंट डेंसिटी की बात करते हो, या इसमें अगर आप इसी में थोड़ा चेंजेस करना चाहते हो, वो न्यूमेरिकल्स को देखने के साथ डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के टर्म्स चाहिए होंगे। एन ई वी डी, वी डी की जगह पे अगर आप वही फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई ई टॉ बाय एम, हाँ ये अगर आप अप्लाई कर दिया आपने, हाँ तो फार्मूले में चेंजेस आ गया। अब यहाँ पे हो गया एन ई स्क्वायर ई बाई ई टॉ ए बाय एम। अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो गया। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या टर्म्स हमारे पास दिए ये तो हुए हैं। वैसे भी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए मेनली, तो ये i इज इक्वल टू नेवडा याद होना चाहिए। हाँ, और दूसरी जैसे कि I इक्वल टू आप लेते थे करंट डेंसिटी, J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी ही करंट पर यूनिट एरिया। हाँ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो अब इसमें दोनों में आप चेंज करोगे। अगर यहाँ पे इसी में आप चाहते हो कि I इक्वल टू J इक्वल टू I बाय A कर दिया जाए ऊपर वाले में, हाँ तो I बाय A करोगे तो A और A तो कैंसिल हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, कितना हो गया? NEVD बचेगा। एन ई वी डी बच गया आपके पास। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट में अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो इसमें भी ए कैंसिल हो जाएगा। ये किसके लिए? इसमें भी करंट का अच्छा दूसरा, हाँ, इसमें हाँ इसमें भी ए कैंसिल हो तो एन ई स्क्वायर ई जाएगा। टॉ अपॉन में एम आ गया, हाँ तो ये आ गया। हाँ ठीक है। चार्ज डेंसिटी 3 पार्ट में कैटेगराइज हो गया। इसको मैंने मान लो कि ए बोल दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, बी को बोल दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सी को मैंने बोल दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेंथ वाइज, जैसे ये है, ठीक है, ये एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, और इस पे मान लो आपने चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, इस पे मैंने चार्ज दे दिया क्यू। अगर आपने क्यू चार्ज दे दिया और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ एल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी वो एल है, तो बोला जाएगा क्यू बाय एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेंथ मतलब यहाँ पे, हाँ, इसको लैम्डा से लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लें तो सरफेस मतलब एरिया, ये एरिया हो गई, इसमें लेंथ और
विड्थ दोनों है, या फिर आप अगर स्क्वायर है तो दोनों सेम साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये एरिया है, यहाँ पे ए से लिखोगे आप इसको, ठीक है। और इसको सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इस पे क्यू चार्ज आपने दे दिया, हाँ, अगर इस पे सरफेस पे क्यू चार्ज दे दिया तो क्यू अपॉन ए, तो दिस वन इज क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी तरह से अब नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो वॉल्यूम वाले शेप का बनाना है, मतलब इस तरह का। और इस पे भी अगर आपने चार्ज दे दिया तो Q बाई V बोलोगे इसको, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको आप लिखते हो रो से, रो इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो सबका अलग अलग ओरिएंटेशन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें बड़ी मार्केबल बात भी मैं आपको अभी एक बताऊंगा, जो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है। क्योंकि देखो ये तो एक फॉर्मूले की बात रह गई, लेकिन एप्लीकेशन मतलब कि अगर आपको कोई एक बॉडी दे दी गई, किसी भी शेप साइज की एक बॉडी दे दी गई, ऐसे करके एक बॉडी बना दिया गया, ऐसा करके, ये मान लो ऐसा करके बॉडी दे दिया है और इस पे चार्ज दे दिया गया, ठीक है। तो इस पे चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने, मान लो कि यहाँ पे प्लस, ऐसे प्लस चार्ज दे दिया। मैं पूछूं कि अच्छा बताओ ये यूनिफॉर्म बॉडी तो है नहीं। हाँ, यूनिफॉर्म है। अगर मैं कहूँ कि ये यूनिफॉर्म बॉडी होती, अगर ये एक स्फीयर होता, इस तरह से एक स्फीयर होता, और मैं कहता इस पे चार्ज दे दो, तो मैं कह ठीक है भाई, अब अच्छी बात है चार्ज इस पे देने में। तो इस पे चार्ज अगर मैं दे दूं तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस पे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो पास में मैंने ये बॉडी ली है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? जो बॉडी है उसकी सरफेस के अलोंग चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी बाहर। वही तो बताना है। कैसे होगी मतलब सिर्फ बॉडी के सरफेस के अलोंग ही होगी ना। अब और कैसे बता सकते हैं? किस जगह ज्यादा होगी, किस जगह कम होगी? अच्छा, किस जगह ज्यादा होगी? जहाँ पे एरिया ज्यादा वहाँ पे चार्ज ज्यादा। कहाँ पे? हाँ, जैसे कि अगर आपने ये बॉडी ली है, इसमें ऊपर की तरफ चार्ज कम होगा और नीचे की तरफ चार्ज ज्यादा होगा, ऐसे पूछ रहे हो आप? देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, हाँ, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, हाँ, मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर इसकी एरिया बढ़ेगी, वहाँ पे कम होगा। एरिया ज्यादा होगी, वहां चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा सर, मैंने यही अप्लाई करा था, बट मैंने फिर ये सोचा कि अगर Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए हो जाएगा, तो फिर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे एरिया ज्यादा वहाँ पे चार्ज ज्यादा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगी। सबसे कम एरिया। हाँ, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो रही है, मिनिमाइज हो रही है एरिया। ठीक है। आपने देखा होगा घर में जब इलेक्ट्रिशियन आता है, अपने साथ एक टेस्टर लेके आता है, और कभी पेंच वगैरह अगर गिर गया कहीं पे, तो वो टेस्टर से इस तरह से उसके पास ले आता है, और वो पेंच वगैरह उसके इस पे स्टिक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटेड होती है, और इस पॉइंटेड को मैग्नेटाइज करके वो रखता है, ताकि जो भी कील या स्क्रू हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सट जाए। ये कील या स्क्रू इस पोर्शन पे नहीं टच होता, इस पोर्शन पे नहीं होता, इस पॉइंटेड पोर्शन पे टच होता है।
क्योंकि पॉइंटेड पोर्शन मतलब ये कॉर्नर जो है यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी इसी जगह पे ज़्यादा होती है। ये जो फाइनली इंक्रीज होगी, जो लेंथ बन गई होगी इसकी, तो इंक्रीज के साथ इसकी लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L से ये इंक्रीज हो गया होगा, मतलब इसकी इंक्रीमेंट हुई है डेल्टा L से, डेल्टा L लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई है। तो सवाल ये था, ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, कि चेंज इन लेंथ अगर मैं इसको बोलूँ कि ये चेंज इन लेंथ है, इस दोनों को मैं L प्लस डेल्टा L इज इक्वल टू L डैश मैं बोल दूँ, तो L डैश माइनस L चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। और दूसरा होता था इसमें चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इसी दोनों को जब कंबाइन किया गया तो ये हो गया आपका L डैश माइनस L, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, ये L और ये डेल्टा T। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वल हटाया गया तो अल्फा लगाया गया था यहाँ पे, अल्फा, हाँ ये अल्फा L डेल्टा T, जहाँ अल्फा होता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, अल्फा को हम लोग बोलते थे वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा के लिए एक फॉर्मूला आपको मिल जाता था। वो क्या फॉर्मूला मिलता था, देखो आप लिखते थे अल्फा इक्वल टू, अगर फॉर्मूले के पूरे अच्छे से देखा जाए तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा L डैश माइनस L, यहाँ पे दोबारा L डैश लिखा गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जी हाँ, अपॉन L इंटू डेल्टा T। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे उस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए, जो फॉर्मूला आपको बड़ा परेशान कर रहा है, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो अल्फा आपने तो अल्फा इक्वल टू वहाँ पे इसकी जगह पे ये जो L डैश ले रहे हो इसको R2 ले लो, सेकेंड रेजिस्टेंस, माइनस इसको आप R1 ले लो, अपॉन में R1 डेल्टा T। यही फॉर्मूला है ना आपका वहाँ पे? हाँ सर, यही फॉर्मूला। और अब इसमें अल्फा जो है, अल्फा वही काम करेगा वहाँ पे आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ही है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो उसमें वही काम कर रहा है। बहुत सारे बुक में इसको R माइनस R0 लेते हैं, या R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। ये इसलिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, जबकि ये जो होता है ये आइस पॉइंट पे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको बतानी है कि अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स, और मटेरियल आपके पास मान लो कि नाइक्रोम जैसे दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ, नाइक्रोम, कॉपर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों जो हैं ये तो आपको सेमीकंडक्टर हैं। तो आपको वैसे किसी भी मेटल का दे देंगे तो, हाँ किसी का भी देंगे। तो इस सब को अरेंज करना है मटेरियल को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो एक तो अच्छे से फॉर्मूला आपको आता है, जो रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, हाँ। और R इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस के लिए होता है फॉर्मूला रो L बाई A, हाँ। ये भी पता है। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा,
R इंटू A by L। बाय L, और इसी से तो ओम मीटर आया हुआ है ना। हाँ इसी से मीटर आया हुआ है। ठीक है, अब देखो सबका रेजिस्टेंस देखना है। मान लो नाइक्रोम की बात कर लेते हैं पहले। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है मान लो रो, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी रेजिस्टिविटी होती है 100 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो बस फिर और सारे मेटल्स की रेजिस्टिविटी याद रखो। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो ये सब डिग्री सेल्सियस में होता है, 1.7 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो कॉपर के बाद ये -8 होता है, इसकी वैल्यू 3 बोल रहा हूँ मैं, ये ओम मीटर में। और उसके बाद फिर आपके जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। सर आपने बोला डिग्री सेल्सियस में होता है, मतलब टेम्परेचर का कहाँ से यहाँ पे? इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इतनी वैल्यू होती है। ओके ओके। तो इसका होता है 0.46 ओम मीटर, और सिलिकॉन की होती है आपकी, वो होती है 2300 ओम मीटर। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग अब आप इसमें से अकॉर्डिंग करोगे तो आपका सबसे कम जो आएगा वो आएगा कॉपर। तो सबसे पहले कॉपर आ जाएगा, उसके बाद नाइक्रोम आ रहा है, हाँ नाइक्रोम आ जाएगा, और उसके बाद फिर जर्मेनियम आ जाएगा, और फिर उससे भी सबसे वो देखते हैं। सिलिकॉन का। इस तरह से ये ऑर्डर में आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी। पर सर ये तो जैसे नाइक्रोम और कॉपर ये इन चार का ही रखा था, अब किसी और मेटल का है तो फिर उसकी वैल्यू क्या है? नॉर्मली सारी वैल्यू के बारे में नहीं पूछता है, कुछ ही 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने बताया जैसे कि कंपटीशन में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन 1 न 2 होते ही हैं, जिसके कारण कि बच्चे उसी में स्कोर करते हैं, तो कुछ डिफरेंट करके निकल जाते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन। हाँ, बाकी तो देखो सारे क्वेश्चन कॉमन है, सब कर सकते हैं। कि इस तरह का जो सर्किट डायग्राम है सबका आप बता रहे हो 1 ओम का है, तो मान लिया कि इसका एक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना, इस नेटवर्क का, ये जो नेटवर्क है इसकी एक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ऐसा पहले मान लेते हैं हम लोग। ये एक ऑफ दिस नेटवर्क, और ये 12 वोल्ट है लास्ट में, और 0.5 ओम है, मतलब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अभी ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा पैरेलल में, दूसरा यहाँ पे ऐसा, और ये 1 ओम ऐसे कर लेते हैं 1 ओम। ये जो है ये x है, मतलब इस तरह का जो बनेगा वो x बनेगा, यही ना। इसी तरह से आप भी सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये x तो इधर सारा बन रहा है, ये a और b मान लेता हूँ मैं, और ये एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे p और q मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मैं कंसीडर कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, जो कि 1 और 1 ओम का है। और एक चीज मैं और यहाँ पे चाहूंगा कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये पैरेलल में है तो आप RP पैरेलल के लिए आप लिखोगे
एक तो x है, दूसरा 1 है, तो x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, यही होता है। x into 1। मैंने डायरेक्ट पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाया है। हाँ ठीक है। ये दोनों जब आपका सॉल्व हो गया तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो इसके बाद सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज, क्योंकि इसका ये जो इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, इसके साथ अगर इसको मैं स्ट्रेच कर दूं, x और 1 वाले को मैं काम खत्म हो गया, इसके बीच में इसका इक्विवेलेंट ये वाला है, पैरेलल वाला। तो ये मान लो कि ये, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ कि ये पैरेलल वाला जो है ये एक सिंगल रेजिस्टेंस है आपका, और इसके साथ यहाँ पे ये है जो P पॉइंट तक ये वाला आया हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो Q पॉइंट है। अब सिर्फ P पॉइंट के साथ जो है, Q पॉइंट के साथ जो है, ये दोनों भी पैरेलल में। हाँ, और ये आपके पास x इंटू 1 बाय x प्लस 1 का ये रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है पैरेलल वाला। हाँ। तो क्यों ना इसको मैं स्ट्रेच करके, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो जो यहाँ पे P के साथ ऐसा दिया हुआ है, इसको स्ट्रेच करके सीधा कर दूं, और Q के साथ भी जो दिया हुआ है इधर, इसको स्ट्रेच करके सीधा कर दूं, तो सीधा कर दूंगा तो बिल्कुल ये वाला और ये वाला ऐसा हो जाएगा सीरीज में। हाँ। क्योंकि ये P पॉइंट इधर आ गया और ये Q पॉइंट इधर आ गया आपका। हाँ। अब तो ये P पॉइंट जो मैंने इधर माना था, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो अब सीरीज में हो गया, तो अब इक्विवेलेंट निकालने में कोई मशक्कत होगी नहीं हमें। तो अब यहाँ पे सीरीज के लिए फॉर्मूला 1 प्लस ये 1 ये RP 1 प्लस RP प्लस 1 मतलब 2 प्लस RP, 2 प्लस RP, और आपको RP की वैल्यू पता है, तो 2 प्लस x बाय x प्लस 1 है ना। तो ये सीरीज की वैल्यू को दे देगा। तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया, ये अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो जो एक्चुअल में ये सारा का सारा तो x ही है। अब x इक्वल टू 2 प्लस x बाय x प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस x स्क्वायर। सर एक मिनट, आपने कैसे करा? x is equal to 2 प्लस, ये इसको मैंने x माना ना, RS को आपने x। हाँ, ये सारा इस तरह से, ये जो जितना बना हुआ है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू द इनफाइनाइटल रेजिस्टेंस जो कि x के इक्वल होगा। तो वो मतलब ये पूरा जो बना हुआ है रेजिस्टेंस को, उस पूरे को x करना है। हाँ, ये पूरा अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भाई यहाँ या तो इसको आप लोगे तो ये भी x होगा, ये यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये भी x होगा, है ना। तो ये पूरा x तो यहाँ तक कहीं से भी लिया जाए तो वो x ही है, तो इसलिए मैंने उसको x लिख दिया सीधा। अब x प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि अब ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है आपको, है ना। तो दिस वन इज x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस x। तो ये x और x तो कैंसिल एक हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x। आपने x प्लस x स्क्वायर करा, x स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लोगे ना आप, इधर वाले पार्ट में अगर आप x प्लस 1 एलसीएम लेते हो तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 प्लस x हो जाएगा। बाकी ये वाला x जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x, जो यहाँ लिखा है मैंने, x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x। तो अब ये आपके पास आपको देखते हुए मिलेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का फॉर्मूला लगाते हो ना, अपॉन में 2a। हाँ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए भी तो इसी तरह से आप यूज करते हो ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2
माइनस में, अब -2 तो ये 2 तो माइनस में था ही, तो 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो देखो ये हो गया एक तरह से, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है, प्लस सी। तो यहाँ पे b -2 के इक्वल है, a 1 के इक्वल है और c भी -2 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, 2ac करोगे तो 8 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तब इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 3। तो x देखो ये x क्या होगा, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस रूट 3, इसके इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव में इसकी वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1 से ये 1 माइनस 1 से 1 माइनस 1.732 करोगे तो निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब आप x इक्वल टू करोगे 1 प्लस रूट 3। तो मतलब 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो मतलब 2.732, ठीक है। तो I इक्वल टू होता है E बाय R, EMF अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना। अगर आपको करंट भी निकालना है ना यहाँ पे, तो E मतलब वोल्टेज 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है आपने, और रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.732 आया ही, 2.732 तो आया ही, प्लस वो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है 0.5 ओम का, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आगे कैलकुलेशन बस तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3.7 एम्पियर का।